Hello students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST and the lesson is from trade to territory. ठीक है, आज हम हिस्ट्री का सेकंड लेसन फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी इसका पार्ट 2 लेने जा रहे हैं। इसके पहले हमने पार्ट 1 देखा था। उस पार्ट 1 में कुछ इस लेसन के कुछ पॉइंट्स हमने उसमें देखे थे। उसमें कुछ पॉइंट्स की कुछ ऐसी जानकारी हमने ली थी। आज हम पार्ट 2 में इस लेसन के जो बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स है उसके बारे में हम आज इस पार्ट 2 में उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रगल फॉर पावर। नहीं मतलब पावर के लिए किस किस टाइप की स्ट्रगल होती थी उस काल में, वो हम देखेंगे। The establishment of the trading companies by various European powers in India resulted in a fierce competition and rivalry amongst them. मतलब वो अपने व्यापार को इस्टेब्लिश करने के लिए उस टाइम के जो राजा थे वो अपने बिजनेस को, जो भी वो ट्रेड का काम करते थे, जो भी वो व्यापार का काम करते थे, वो उसको इस्टेब्लिश करने के लिए वो कंपनीज के थ्रू यूरोपियन पावर को अपने इंडिया में लाने के लिए कुछ ऐसे बहुत से ऐसे वो कॉम्पिटिशन्स करते थे एक दूसरे के साथ। ठीक है, मतलब हर एक राजा, हर एक जो कंपनी है वो एक दूसरे के साथ क्या करती थी, व्यापार करने के लिए एक दूसरे के साथ कॉम्पिटिशन्स करती थी। ऑल ऑफ देम वांटेड टू एक्सेल इन ट्रेड बाय अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट्स, दैट इज इच वांटेड टू हैव मोनोपोली ऑफ ट्रेड। और इसमें जो एक्सेल ट्रेड्स मतलब ट्रेड्स के थ्रू जो अर्निंग होती है वो हर एक कंपनी जो है, हर एक जो ट्रेडर्स है वो अपने अपने जो उनका जो व्यापार है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मतलब मैक्सिमम प्रॉफिट हासिल करने की कोशिश करते थे और अपने उसमें भी वो कॉम्पिटिशन्स रखते थे। ठीक है, हाउ एवर दिस वॉज पॉसिबल ओनली व्हेन दे वेयर एबल टू। और ये सब जो है वो तब कब पॉसिबल होता था जब उनके पास कुछ ऐसे दो चीज़ें होती थी। उसमें से फर्स्ट है एलिमिनेट अदर रिवल कंपनीज, मतलब वो एक दूसरे के अपोजिट अपने अपने कंपनीज के रिवेल में वो एलिमिनेट हो तब। और सेकंड है हैव कंट्रोल ओवर द पॉलिटिकल पावर ऑफ द कंट्रीज विच दे हैड ट्रेड रिलेशंस। और उस कंपनीज के या फिर उस व्यापारियों के ट्रेड रिलेशंस जो है, मतलब व्यापार के जो दूसरे कंट्रीज के साथ जो व्यापार करने के जो रिलेशंस है, जो व्यापारी जो संबंध है वो उस कंट्री से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो और पॉलिटिकल रिलेशंस भी उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हो, तभी ये चीज़ें पॉसिबल हो सकती थी। मतलब वो एक दूसरे कंपनी से आगे जा सकते थे। Thus they started a struggle to have greater colonial possessions. By the 18th century, the British and the French got established as the two major Western powers in India. मतलब 18th सेंचुरी में ब्रिटिश और फ्रेंच इन दोनों के जो ट्रेड्स इस्टेब्लिश हुए थे उसमें दो मेजर वेस्टर्न पावर्स बने थे इंडिया में। द पोर्तुगीज हैड लॉस्ट देयर मोनोपोली ओवर इंडियन ट्रेड। The Dutch too had been defeated and had turned towards the spice trade in the Indonesian island. मतलब इसमें जो पोर्तुगीज थे उन्होंने अपने जो अधिकार थे, उनकी जो हक था इंडिया में जो बिजनेस करने का, वो लॉस्ट कर चुके थे, मतलब वो गवा चुके थे उसको। और जो डच थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी से हार चुके थे ट्रेड के इसमें, जो वो स्पाइस का जो ट्रेड करते थे अपने इंडिया में ये इंडोनेशियन आइलैंड से, वो भी वो गवा चुके थे। थ्रू आउट द 17th and 18th century, England and France, which had been traditional rivals in Europe, fought several wars when their political and economic ambitions clashed in India. 17 और 18 सेंचुरी में इंग्लैंड और फ्रांस ने एक दूसरे के साथ ट्रेडिशनल वॉर किया था यूरोप में। और उस वॉर में जिस मतलब इंग्लैंड की या फ्रांस की जिस कंट्री की सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर अच्छी हो, एम्बिशंस उनके अच्छे हो, वही इंडिया में मतलब उन्होंने व्यापार करना स्टार्ट कर दिया था। व्यापार का वो उनका वर्चस्व बन गया था। Finally, by the middle of the 18th century,
द इंग्लिश वेयर विक्टोरियस आफ्टर ousting all other European powers from the Indian trade market. और जब 18 सेंचुरी के मिडल में, मतलब जब 18 सेंचुरी का जो काल था वो जब आधा बीत चुका था, उसमें जब इंग्लिश जो विक्टोरियस थे, मतलब इंग्लिश के जो ट्रेडर्स थे, जो राजा थे, वो यूरोपियन पावर्स के आउस्टिंग, मतलब उनके अपोजिट में वो लड़े और उसमें यूरोपियन पावर्स हार गई और इंडियन ट्रेड मार्केट में इंग्लिश विक्टोरियस का वर्चस्व हो गया। इसके बाद हम देखेंगे कार्नाटिक वॉर्स। The Carnatic Wars, which were a series of 3 wars fought between 1746 and 1763, manifested the diplomatic and military struggle between the French East India Company and the English East India Company. उसके बाद 1746 और 1763 के बीच में कार्नाटिक वॉर्स हुआ था, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हुआ था, उनमें बहुत ज़्यादा वॉर हुआ था। द कोस्टल कर्नाटिक रीजन, अ डिपेंडेंसी ऑफ हैदराबाद, बिकेम द बैटल ग्राउंड ऑफ दिस स्ट्रगल। इस स्ट्रगल के बाद जो कर्नाटिक रीजन हो गया था, जहाँ पे युद्ध हुआ था, जो युद्ध जिस जगह पे हुआ था, वहाँ की जो पूरी डिपेंडेंसी है जिस हैदराबाद की, वो मतलब एक बैटल ग्राउंड में आ गया, मतलब उसको एक युद्ध का ही युद्ध की ही एक जमीन या युद्ध का एक लैंड उसको बनाया गया। द फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, पहला कार्नाटिक वॉर हुआ था 1746 से 48 तक, ठीक है, मतलब 1746 to 1748. The first Carnatic War had its origin in Europe when a war broke out between England and France in 1742. पहला जो कर्नाटिक वॉर था वो ओरिजिन जो मतलब जहाँ पे हुआ था वो कौन सा ये था, यूरोप, ठीक है, यूरोप में वो पहला कर्नाटिक वॉर हुआ था। और जब ये वॉर ब्रोक हुआ, जब ये वॉर खत्म हुआ, किसमें, इंग्लिश और फ्रांस में, वो काल था 1742 में, ठीक है। द वॉर इन इंडिया स्टार्टेड व्हेन द ब्रिटिश सपोर्टेड बाय द नवाब ऑफ कर्नाटिक कैप्चर्ड सम फ्रेंच शिप्स। इस वॉर में इंडिया ने जब स्टार्ट किया ब्रिटिश के सपोर्ट में, ठीक है, ब्रिटिश के जब युद्ध चल रहे थे तो उसके सपोर्ट में इंडिया ने क्या कर्नाटिक का जो नवाब था उसके थ्रू और कुछ ऐसे फ्रेंच जो शिप्स थे, जहाज वगैरह, उसको भेज के उन्होंने उनका सपोर्ट किया। द फ्रेंच रिस्पॉन्डेड बाय कैप्चरिंग फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। और फ्रेंच ने भी उन्होंने जो भिजवाया था जो फ्रेंच शिप्स वगैरह, उन्होंने भी उसके रिस्पॉन्ड में फोर्ट जो था सेंट जॉर्ज फोर्ट था, वो मद्रास में, उसको कैप्चर कर लिया। द ट्रिटी ऑफ एक्स ला चपेला 1748 ended the first Carnatic War, whereby the French got the Luxembourg region in North America and the English got back Madras. इसके बाद ये जो कार्नाटिक वॉर था, फर्स्ट कार्नाटिक वॉर, इसका जो एंड हुआ वो 1748 में हुआ। और ये जो फर्स्ट कार्नाटिक वॉर था वो फ्रेंच के मतलब फ्रेंच ने उसको गॉट कर लिया, मतलब फ्रेंच जीत गया वो वॉर। और जो अमेरिका थी या नॉर्थ अमेरिका, जो इंग्लिश लोग थे जिन्होंने फ्रेंच के साथ फर्स्ट कार्नाटिक वॉर किया था, वो वापस अपने मद्रास में चले गए। इसके बाद हुआ सेकंड कर्नाटिक वॉर, उसका जो काल था वो था 1749 to 54, 1754 तक। The second Carnatic War started after the death of the rulers of both Carnatic and Hyderabad. ये जो सेकंड कर्नाटिक वॉर हुआ वो हैदराबाद के जो राजा थे, कर्नाटिक और हैदराबाद के जो राजा थे, उनकी डेथ के बाद ये वॉर स्टार्ट हुआ। In the war of succession that broke out, the British and the French sided with opposite groups in Carnatic and Hyderabad. तो इस वॉर में जो ब्रिटिश और फ्रेंच इनका जो ये वॉर था, ये दोनों भी जो ग्रुप्स थे वो कर्नाटक और हैदराबाद के अपोजिट में आए थे।
In the Carnatic, the two contenders were Chanda Sahib and Muhammad Ali. In Hyderabad, the British supported Nasir Jung while the French side with Muzaffar Jung. और इसमें इस कर्नाटिक वॉर में दो ऐसे सपोर्टेड जो लोग थे, दो ऐसे सेनापति जो थे, इसमें से एक था चंदा साहिब, वो फ्रेंच की तरफ से सपोर्ट के लिए आया था, और जो मोहम्मद अली था वो ब्रिटिश के थ्रू एक सपोर्ट में आया था। ठीक है, और ये दोनों जो थे वो दोनों टीम के मेन सेनापति थे। और इसमें जो ब्रिटिश के सपोर्ट में जो था वो नासिर जंग भी था, और फ्रेंच के सपोर्ट में एक मुजफ्फर जंग था। Initially, the French succeeded in placing their supporters on the two thrones in 1749. In 1751, however, the British troops under Robert Clive captured Arcourt. Clive's success led to additional victories for the British and their allies. फ्रेंच ने दो जो उसके पास जो थ्रोन्स थे, या दो जो सेनापति थे, उनके सपोर्ट में फ्रेंच सक्सेस हुआ इस वॉर में। 1749 की जो वॉर था सेकंड कर्नाटिक वॉर, इसमें 1751 में ब्रिटिश ट्रूप्स ने रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में पूरा जो अर्कोट का जो साम्राज्य था, मतलब तमिलनाडु, जब जिसको आज हम तमिलनाडु कहते हैं, वो उस टाइम पे अर्कोट कहा जाता था इसको स्टेट को, तो उसको पूरा उन्होंने कैप्चर कर लिया। क्लाइव सक्सेड लेड टू एडिशनल विक्टोरीज फॉर द ब्रिटिश एंड देयर अलाइज, और इसमें ब्रिटिश के अपोजिट में जो क्लाइव था वो जीत गया। The war ended with the Treaty of Pondicherry signed in 1754. As per the treaty, the French had to return all territories captured by them. Thus, it paved the way for British supremacy in the south. इस वॉर के एंड में मतलब ये जो वॉर हुआ वो कब एंड हुआ? 1754 में। कहाँ पे? पौंडीचेरी में। ओके, और इसकी जो ट्रीटी थी, फ्रेंच जो थे वो उन्होंने अपनी कुछ टेरिटरीज, उनकी जो वसाहत थी वो पूरी उन्होंने कैप्चर कर ली, और लास्ट में फिर ब्रिटिश जो थे वो वापस अपने साउथ में चले गए। नेक्स्ट है थर्ड कर्नाटिक वॉर, 1756 और 1763 तक का इसका काल था। द आउटब्रेक ऑफ द 7 Years वॉर 1756 to 1763, मतलब इन्होंने अपना जो काल था युद्ध का वो पूरा ब्रेक कर लिया था। टोटल 7 ईयर्स ये युद्ध चला था, 1756 से लेकर 1763 तक। In Europe resulted in renewed conflict between French and British forces in India, leading to the Third Carnatic War. इस थर्ड कार्नाटिक वॉर का जो लीडिंग था वो फ्रेंच और ब्रिटिश दोनों की फोर्स के बीच में था, इंडिया में जो युद्ध चल रहा था। द ब्रिटिश फोर्सेस कैप्चर्ड द फ्रेंच सेटलमेंट ऑफ चंदेर नगर, नाउ चंदन नगर। ठीक है, इन 1757 ये जो ब्रिटिश का जो फोर्स था उन्होंने फ्रेंच के साथ इस लड़ाई में उन्होंने अपने चंदेर नगर में पूरा अपना सेटलमेंट कर लिया था, पूरा वो उन्होंने जीत लिया था, जिसको आज हम चंदन नगर के नाम से जानते हैं। वो चंदेर नगर था उस वक्त में, और ये जो उन्होंने सेटलमेंट की थी वो 1757 में की थी। The British commander Ayer Kuti decisively defeated the French under Comte de Lally at the Battle of Vandivash in 1760। फिर ब्रिटिश कमांडर जो था, ब्रिटिश की जो सेना का जो सेनापति था, जो कमांडर, उसका नाम था अय्यर कुटी। उसने फ्रेंच के अंडर में जो पार्ट आता था कोमेटी डी लैली, जो उसको उन्होंने हरा दिया था बैटल ऑफ वांदीवॉश में, जो हुआ था 1760 में। ठीक है, द वॉर कंक्लूडेड विद द सिंगिंग ऑफ द ट्रीटी ऑफ पेरिस इन 1763। उसके बाद 1763 में जो पेरिस का जो वॉर हुआ था उसमें भी उन्होंने ही बाजी मार ली थी। As per the terms of this treaty, Chandernagar and Pondicherry were returned to France, and the French were allowed to have factories in India, but they were stopped from fortifying them.
इसके बाद इस युद्ध में ब्रिटिश लोगों ने मतलब फ्रेंच लोगों ने बाजी ज़्यादा मार ली थी, तो ब्रिटिश लोगों ने जो पूरा जो एरिया जो जीता था उन्होंने, जैसे चंदेल नगर और पौंडीचेरी, वो फ्रेंच को, ये फ्रांस वालों को उन्होंने वापस कर दिया, रिटर्न कर दिया। और इसके बाद फ्रेंच ने अपना जो उनका जो ट्रेड था वो पूरा उन्होंने फैलाया इंडिया में, और अच्छे से उन्होंने अपना व्यापार स्टार्ट किया। द फ्रेंच एग्रीड टू एक्सेप्ट ब्रिटिश प्रोटेक्शन इन इंडिया। इसके बाद फ्रेंच ने ब्रिटिश से अपने भारत में प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने एग्री कर दिया। द ट्रीटी एंडेड द फ्रेंच एम्बिशन ऑफ बिल्डिंग एन इंडियन एम्पायर एंड मेड द ब्रिटिश द डोमिनेंट फॉरेन पावर इन इंडिया। और इसके बाद फ्रेंच के जो एम्बिशंस थे, मतलब इंडिया में अपना पूरा एम्पायर बनाने का जो एम्बिशन था, वो ब्रिटिश के थ्रू जो फॉरेनर पावर जो था भारत में आया था, उन्होंने उसको मतलब फिर ख़त्म कर दिया। इसके बाद हम देखेंगे द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। The disintegration of the vast Mughal Empire by the middle of the 18th century resulted in the rise of numerous independent kingdoms across the Indian subcontinent. इसके बाद जब मुगल एम्पायर आया 18th सेंचुरी के मिडल में, तब अपना जो उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट किंगडम इंडिया में बनाना चाहा। Blinded by sheer opportunism and a tendency to promote their own interest, rulers of these independent kingdoms gradually isolated themselves from one another. और इसमें जो मुगल का जो राजा था या जो उनकी जो सेना थी, वो उन्होंने अपने थ्रू कुछ ऐसे रूलर्स के जो राज्य थे, जो किंगडम्स थे, उनको हथियाने की उन्होंने तरकीब सोच ली थी, और एक के बाद एक वो इस तरह से हर एक राज्यों को हथियाने की कोशिश करने लगे। मोर इम्पॉर्चुनेटली internecine conflicts among these encouraged the European colonial powers to take advantage of the situation and establish their territorial rule in India. भारत में जो टेरिटोरियल जो रूल था, नियम था, उसको इस्टेब्लिश करने की सिचुएशन के जो कुछ ऐसे फायदे थे, और कॉलोनियल वसाहतवाद की जो पावर थी यूरोपियन की, उन सबको जो मतलब लेके उन्होंने एक कॉन्फ्लिक्ट बनाया, और उसके थ्रू उन्होंने अपना व्यापार चलाने की शुरुआत की थी। बंगाल वॉज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। बंगाल जो था वो सबसे रिचेस्ट एक राज्य था अपने पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, भारतीय उपखंड का सबसे रिचेस्ट जो स्टेट था वो था बंगाल। द इंग्लिश East India Company had been granted the right of duty-free trade by the Mughal Empire in 1717. इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने 1717 में 1717 में अपने बिजनेस का ट्रेड बढ़ाने का जो ड्यूटी थी या फिर उसका जो कर्तव्य था वो मुगल एम्पायर को सौंप दिया, उसका हक जो था मुगल एम्पायर को सौंप दिया। This right was being grossly misused by company official who carried out private trade without paying any duty. और इसके बाद जब मुगल लोगों को पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रेड का पूरा जो उनको राइट मिल गया, अधिकार मिल गया, तो उन्होंने उस अधिकारों का मिसयूज किया, और अपने उनके कंपनी के थ्रू उन्होंने बहुत से ऐसे प्राइवेट जो बिजनेस था उन्होंने वो स्टार्ट किया, वो भी बिना किसी पेइंग का, मतलब कोई भी वो उसमें जो काम करने वाले जो लोग थे उनको कोई भी पेमेंट नहीं करते थे, फ्रीली उनसे काम करा के लेते थे और बहुत ज़्यादा उनका शोषण करते थे। The company thus made huge profits by buying cheaply and selling at a higher price, thereby eliminating all competitors. और ये जो कंपनी थी मुगल की, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बड़े बड़े ऐसे कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए वो बहुत ही सस्ते माल बनाते थे और बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में वो उसको सेल करते थे, उसको बेचते थे, और उसके वजह से उनके कॉम्पिटिटर में जो भी दूसरे बिजनेस वाले थे, जो व्यापारी थे, वो एलिमिनेट हो जाते थे। द स्टेट अंडर नवाब अलीवर्दी खान कॉन्सिक्वेंटली फेस्ड अ ह्यूज लॉस ऑफ रेवेन्यू। मुगल की इस चालाकी के बीच में
जो नवाब नवाब अलवर्दी खान जो था एक व्यापारी, उसने बहुत ज़्यादा लॉस फेस किया था इसके बीच में, क्योंकि मुगल लोग इस तरह से जो व्यापार कर रहे थे उसके वो सब देख के ये जो अलवरुद्दीन खान जो था नवाब, इनका बहुत ही ज़्यादा व्यापार में लॉस हो रहा था उनकी वजह से। The last powerful Nawab of Bengal, Alwardi Khan, was succeeded by his grandson Siraj Uddaulah। ठीक है, मतलब ये जो अलवर्दी खान जो थे, बंगाल के जो नवाब थे, ये किसके थ्रू सक्सीड हुए थे? उनके जो ग्रैंडसन थे, जिनका नाम था सिराजुद्दौला। ठीक है। द ब्रिटिश बिगन टू 45 फोर्ट विलियम एट कलकत्ता एंड माउंटेड गन्स ऑन द वॉल्स ऑफ द फोर्ट। Sirajuddaulah asked the British to immediately stop the fortifications and pay revenue। फिर जो ब्रिटिशों ने जो 45 फोर्ट विलियम्स जो स्टार्ट किया था कलकत्ता में, उसमें उन्होंने कुछ ऐसे माउंटेड वॉल्स बनाए थे फोर्ट के लिए। तो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशों को ये इमिडिएटली उनको कहा कि आप ये सब जो काम है फोर्टिफिकेशन के, ये बंद कर दे और हमें रेवेन्यू पे करें, मतलब जो लैंड रेवेन्यू वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उनके जो किले वगैरह बन रहे थे, उनका जो टैक्स है वो आप हमें पे करें। He wanted to check the gross misuse of free passes or tasks that exempted companies goods from taxes। और उसको मतलब उन्होंने कुछ ऐसे मतलब कुछ ऐसे फ्री पासेस का भी मिसयूज किया था, और कंपनी के थ्रू जो भी ट्रेड में जो गुड्स बनते थे, मतलब जो चीज़ें तैयार होती थी, उसको इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने में भी जो टैक्सेस लगते थे उसका भी वो मिसयूज करते थे। He also refused to give more trade concessions and privilege to the English East India Company, which it had been demanding for some time। और इसमें जो कुछ ऐसे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ऐसे प्रिविलेजेस थे, वो बहुत कुछ ऐसे ज़्यादातर ट्रेड जो है, ज़्यादातर व्यापार जो है वो मुगलों को अपने व्यापार का कुछ हिस्सा वो उनको देते थे। The French complied with Nawab's order to stop the fortification of their territories, but the British refused to do so। जो फ्रेंच में जो नवाब था बंगाल का, उन्होंने जब ब्रिटिशों को फोर्टिफिकेशन को बंद करने का जो मतलब उनको जो आदेश भेजा था, वो भी ब्रिटिशों ने उसको रिफ्यूज कर दिया, मतलब उसको भी रद्द कर दिया, उन्होंने उनका कोई भी आदेश नहीं माना। When the British refused to obey, Sirajuddaulah marched with an army of 30,000 soldiers and led the siege of Calcutta। और जैसे ही ब्रिटिशों ने उनका जो प्रस्ताव था वो उन्होंने कैंसिल कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो उनके आज्ञा का पालन नहीं किया, तब सिराजुद्दौला ने अपनी पूरी 30,000 सैनिकों की आर्मी लेके वो सीधे कलकत्ता पर चढ़ गए। कलकत्ता पे वो लड़ाई के लिए, ब्रिटिशों के साथ लड़ने के लिए वो निकल पड़े। He captured the company's official, disarmed the English soldier and blocked English ships। Sirajuddaulah placed Calcutta under the charge of Manik Chand and returned to मुर्शिदाबाद। फिर जो सिराजुद्दौला ने ब्रिटिशों के साथ युद्ध किया और उनकी जो पूरी जो ट्रेडिंग कंपनी थी, पूरा जो व्यापार की जो कंपनी थी, ऑफिशियल्स जो कंपनी थी, वो पूरे अपने कब्जे में ले ली, और उनके जो इंग्लिश लोगों के जो मतलब पूरे जो शिप्स थे, जहाज वगैरह, वो सब उन्होंने अपने कैप्चर कर लिए, और उसका कलकत्ता का जो पूरा चार्ज था वो मानिक चंद को दे दिया, और वो खुद रिटर्न मुर्शिदाबाद अपने या अपने साम्राज्य में वो चले गए। इसके बाद है द बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी की लड़ाई 1757 में। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव वॉज सेंट फ्रॉम द मद्रास प्रेसिडेंसी टू रिकैप्चर कलकत्ता। इसके बाद रॉबर्ट क्लाइव ने भी अपने कुछ लोगों को, अपने सैनिकों को उन्होंने मद्रास में भेजा कलकत्ता को रिकैप्चर करने के लिए, मतलब डबल वो अपने अंदर का उसको काबिज करने के लिए। He conspired with मीर जाफर, द कमांडर इन चीफ ऑफ सिराजुद्दौला। और उनको मीर जाफर के साथ लड़ाई करनी पड़ी, जो सिराजुद्दौला के सेना का जो मेन कमांडर इन चीफ था।
The East India Company officials also managed to win over other important members of Sirajuddaular's court such as Jagat Seth जो बैंकर था एंड ओमी चंद जो रिच मर्चेंट था। नहीं मतलब उनके ईस्ट इंडिया कंपनी को सिराजुद्दौला के कुछ और ऐसे इम्पोर्टेंट मेंबर्स को फेस करना पड़ा जो जिसमें से जो एक जो थे जगत सेठ थे जो उनके साम्राज्य के बैंकर थे और ओमी चंद जो थे जो उनके साम्राज्य के रिच ऐसे मर्चेंट थे व्यापारी थे। With their support, the British force defeated the force of Nawab Sirajuddaulah in the Battle of Plassey in 1757। और ये जो सिराजुद्दौला के जो सेनापति जो थे जगत सेठ या फिर जो ओमी चंद जो थे उनके कुछ ऐसे कमांडर वगैरह उनको उन्होंने अपने साइड में ले लिया और उनके सपोर्ट से उन्होंने ब्रिटिशों ने नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया युद्ध में। और ये जो बैटल ऑफ प्लासी है, प्लासी की जो लड़ाई थी 1757 की, वो उन्होंने ब्रिटिशों ने जीत ली। द फॉलोइंग वेयर रिजल्ट्स ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी। कुछ ऐसे रिजल्ट जो आए थे उसमें वो बताए गए। पहला है सिराजुद्दौला वाज कैप्चर्ड एंड किल्ड, मतलब सिराजुद्दौला को काबीज में कर लिया, उसको मार डाला। और सेकंड है इन अकॉर्डेंस विथ व्हाट द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफिशियल्स हैड प्रॉमिस्ड मीर जाफर बिकेम द पुपेट। और उसके ईस्ट इंडिया कंपनी की ऑफिशियल प्रॉमिस के मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी ने वचन दिया था ब्रिटिशों को कि अगर आप ये बैटल ऑफ प्लासी जीतेंगे तो मीर जाफर को हम क्या करेंगे, उनके बंगाल का नवाब उन्हें बना देंगे। जफर रिवार्डेड द ब्रिटिश बाय गारंटिंग देम द जमींदारी ऑफ 24 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। और जब उन्होंने वो लड़ाई जीत ली थी तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रॉमिस निभाया था। जफर को उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया और उसकी जो पूरी जमींदारी थी वो 24 बंगाल के 24 डिस्ट्रिक्ट की पूरी जो जमींदारी थी वो नवाब जफर के हाथ में आ गई थी। ऑल फ्रेंच सेटलमेंट्स इन बंगाल वेयर ऑल्सो सरेंडर्ड टू द इंग्लिश। और फिर जो फ्रेंच का जितना भी पूरा जो सेटलमेंट है, जो जितना भी पूरा ट्रेड था वो सब बंगाल के सरेंडर में आ गए थे। द रिच रिसोर्सेज ऑफ बंगाल मेड देम फाइनेंशियली स्टेबल टू फर्दर देयर पॉलिटिकल डिजाइंस इन इंडिया। और सबसे बंगाल जो था वो सबसे रिच एक रिसोर्स था फाइनेंशियल के लिए, मतलब इनकम के लिए और पॉलिटिकल डिजाइंस के लिए बंगाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और रिच ऐसा सोर्स था। With this victory, the East India Company exercised real power in Bengal। इस विक्टोरी के बाद, इस जीत के बाद, प्लासी की लड़ाई की जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बंगाल पर राज करने की एक सच्ची पावर उनको मिल गई। दे मोनोपोलिस ट्रेड इन बंगाल एंड ग्रेजुअली आउस्टेड द फ्रेंच एंड डच। फिर उसके बाद उन्होंने बंगाल से उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, अपनी ट्रेडिंग स्टार्ट की और फ्रेंच और डच तक उनकी जो ट्रेडिंग थी, उनका जो व्यापार था वो बढ़ता गया। द कंपनी मेड हेवी मॉनेटरी डिमांड्स विच द नवाब वॉज अनेबल टू मेक। उन कंपनी ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत से ऐसे हेवी जो ऐसे डिमांड्स उन्होंने करना स्टार्ट किया नवाब जफर से। He also refused to grant more trade privileges to the company, so the company disposed Mir Jafar and installed his son-in-law Mir Qasim in his place। तो जो जफर था, मीर जफर, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हर एक जो डिमांड्स थे वो उसको पूरा नहीं कर पा रहा था और वो मतलब उनके जो डिमांड से ईस्ट इंडिया कंपनी के वो उसको रिफ्यूज करता जा रहा था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी उस पर गुस्सा हो गई और उन्होंने मीर जफर को डिस्पोज कर दिया, उनको उस नवाब के पद से निकाल दिया और उनके जगह उनके सन इन लॉ थे जिनका नाम था मीर कासिम, उनको उनकी जगह पे बिठा दिया। इसके बाद नेक्स्ट बैटल हुआ बॉक्सर का, द बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में। Mir Qasim, the new Nawab of Bengal, soon realized his position of dependence on the East India Company। जो दूसरा नया जो मीर जफर की जगह पे जो नया आया था उनका सन इन लॉ मीर कासिम,
वो जल्दी से मतलब जल्दी उन्होंने ये रियलाइज कर लिया था कि हमारी जो पोजीशन है, उसकी जो पोजीशन है वो किसके ऊपर डिपेंड है, ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ही ट्राइड टू कंसोलिडेट हिज पावर टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द कंपनी। उन्होंने कंपनी से अपने जो मतलब उनके पावर से फ्री होने की उन्होंने बहुत ज़्यादा कोशिश की। मतलब उनके ऊपर हमें डिपेंड नहीं रहना अपना, इसलिए वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर डिपेंड ना रहते हुए उनसे उनके पावर से बाहर निकलने की उन्होंने बहुत कोशिश की। और उन्होंने शुरुआत किससे की? ही डिसमिस्ड ऑल ऑफ मीर जाफर ऑफिशियल हु वेयर क्लोज टू द कंपनी। उन्होंने मीर जाफर के साथ जो भी कंपनी के साथ जो भी ऑफिशियल्स जो उनके प्रोमिसेस हुए थे उन सबको उन्होंने डिसमिस्ड कर दिया। He also invited European mercenaries to train his soldiers in the new methods of warfare। और उसके बाद उन्होंने यूरोपियन के कुछ ऐसे भाड़ों के सैनिक उन्होंने बुलाए थे, भाड़ों के कुछ ऐसे सैनिक बुलाए थे, सोल्जर्स, उनके उनके राज्य के सैनिकों को ट्रेन करने के लिए, मतलब किसी भी युद्ध के लिए उनको ट्रेन करने के लिए। He abolished the taxes on internal trade to provide equal opportunities to both the English and the Indians for trade। और तीसरा जो काम उन्होंने किया था मीर कासिम ने, वो था कि उन्होंने जो टैक्सेस वगैरह स्टार्ट किए थे इंटरनल ट्रेड के, उसको उन्होंने सेम मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटीज में उन्होंने उसको डिवाइड कर दिया। जैसे इंग्लिश और इंडियन ट्रेड, इन दोनों के लिए उन्होंने सेम टैक्सेस लगाना स्टार्ट कर दिया। ही ऑल्सो ट्राइड टू चेक द मिसयूज ऑफ ट्रेड प्रिविलेजेस ऑफ द ब्रिटिश। और उन्होंने ट्रेड जो ब्रिटिशों के थ्रू जो भी ट्रेड का जो मिसयूज हो रहा था उसको चेक करना भी उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द ब्रिटिश वेयर बोथ सरप्राइज्ड एंड अलार्म्ड बाय देमसेल्फ मूव्स ऑफ मीर कासिम। तो ये ब्रिटिश लोगों ने, मतलब ब्रिटिश लोग और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो गई कि मीर कासिम इस तरह से जो बिहेव कर रहा है या मूव कर रहा है उसके बारे में। देयरफॉर दे डिसाइडेड टू गेट रिड ऑफ हिम। और उसके बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम मीर कासिम को भी क्या करेंगे, रीड कर देंगे। मीर कासिम वॉज डिफीटेड बाय द ब्रिटिश इन सिविरल इनकाउंटर्स एंड फोर्स्ड टू फ्ली टू अवध। और मीर कासिम और ब्रिटिशों में फिर और युद्ध हुआ और उसमें मीर कासिम जो था वो हार गया था, डिफीट हो गया इनकाउंटर में। और वो मतलब वहाँ से हार के वो भाग के वो कहाँ गया, अवध में चला गया। देयर ही फॉर्म्ड एन अलायंसेस विद शुजाउद्दौला द नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम टू द मुगल एम्पायर इन ऑर्डर टू एक्सपेल द इंग्लिश फ्रॉम बंगाल। फिर उसके बाद वहाँ पे जो शुजाउद्दौला जो थे और नवाब ऑफ अवध के नवाब और शाह आलम टू, इन्होंने मिलके मुगल एम्पायर को मतलब बंगाल से बाहर निकलने के लिए उन्होंने उनको प्रस्ताव दिया या उनको चुनौती दी। ठीक है। The combined armies of these three rulers made the English forces under Major Munro at Boxer in 1764। तो इसके थ्रू कुछ ऐसे जो इनके जो अवध के नवाब और शाह आलम टू, इनके कंबाइंड जो उनकी आर्मीज थी मिलके उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ उन्होंने बॉक्सर की लड़ाई 1764 में स्टार्ट की। द रिजल्ट ऑफ द बैटल ऑफ बॉक्सर्स वेयर एज फॉलोज। तो बॉक्सर के युद्ध के कौन कौन से रिजल्ट आए वो हम आगे देखेंगे। फर्स्ट जो रिजल्ट आया था वो था इन द बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 द कंबाइंड फोर्सेस ऑफ मीर कासिम एंड हिज अलाइज नवाब ऑफ अवध शुजाउद्दौला एंड द मुगल एम्पायर शाह आलम टू वेयर डिफीटेड बाय द फोर्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। मतलब ये जो तीनों भी जो राजा थे, शुजाउद्दौला और नवाब ऑफ अवध जो थे और मुगल एम्पायर शाह आलम टू, इनकी जो पूरी सेना थी, ये तीनों के भी साम्राज्य की जो सेना थी वो पूरे सब लोग मिलके युद्ध के, तो भी वो ब्रिटिशों के मतलब ब्रिटिशों से वो डिफीट ही हुए, वो हार ही गए।
विद दिस विक्टोरी ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल मास्टर ऑफ बंगाल। और इस विजय के बाद, इस यश के बाद वो बंगाल के सच में एक रियल मतलब राजा या रियल मास्टर वो बन गए। मीर कासिम वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम बंगाल। मीर कासिम जो थे वो बंगाल से चले गए। मीर जफर वॉज री इंस्टॉल्ड एज द नवाब ऑफ बंगाल। फिर मीर जफर को डबल नवाब ऑफ बंगाल बना दिया गया। इन 1765 शहाजुद्दौला एंड शाह आलम टू साइन द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विद द ईस्ट इंडिया कंपनी। और उसके बाद 1760 में शहाजुद्दौला और शाह आलम टू ने इलाहाबाद के व्यापार का जो प्रॉमिस था वो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ उन्होंने वो असाइनमेंट साइन कर दिया। The Mughal emperor granted the Diwani, that is the right to collect revenue from Bengal, Bihar and Orissa to the company। फिर जो मुगल एम्पायर थे वो उन्होंने दीवानी को गारंटी दी थी कि जो भी उनका बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो भी उनका रेवेन्यू कलेक्ट होगा, मतलब जो भी इनकम उनकी इन तीनों स्टेट से जो कलेक्ट होगी वो ईस्ट इंडिया कंपनी को उसका हिस्सा देंगे। In return, he was given an annual tribute of 26 lakhs. The Nawab of Awadh had to pay the war indemnity of 50 lakhs. His kingdom was restored to him as a British protector। तो इसमें कितना जो इनकम वो देते थे उसके जो रिटर्न में उनको जो एनुअल ट्रिब्यूट जो मिलता था वो था 26 लैक्स। और नवाब जो अवध के जो नवाब थे वो उनको ब्रिटिशों को या ईस्ट इंडिया कंपनी को 50 लैक्स रुपीज वो उनको पे करते थे। और उनका जो किंगडम था, उनका जो राज्य था ब्रिटिशों का, वो पूरा अच्छा खासा वो मतलब सुदृढ़ और सबल बन गया था। The Diwani allotted to the company to use the vast revenue resources for Bengal। दीवानी ने कंपनी को मतलब उनको एक अलाउड किया एक बात के बारे में कि वो अपने उनके जो भी रेवेन्यू के जो रिसोर्सेस है बंगाल के वो ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करें। These revenues could be used to purchase cotton and silk textile in India, maintain company's troops and meet the cost of building the company's forts and offices at Calcutta। फिर जो ब्रिटिशों ने जो रेवेन्यू उनका जो जमा हो रहा था सब उसको उससे उन्होंने कॉटन और सिल्क के जो टेक्सटाइल्स थे वो भारत में वो उन्होंने परचेस करना स्टार्ट कर दिया। और कंपनी के जो कुछ ट्रूप्स थे उनसे मीट करना स्टार्ट कर दिया। और कोस्ट ऑफ बिल्डिंग, कंपनी के जो किले, फोर्ट्स या फिर जो कलकत्ता में जो उनके ऑफिसेस थे उनके बिल्डिंग्स बनाना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। द बैटल ऑफ बॉक्सर दस क्लियरली डिस्प्लेड द सुपीरियर मिलिट्री पावर ऑफ द इंग्लिश। और ये जो बॉक्सर का जो युद्ध था वो क्लियरली जो पूरी जो पावर थी वो पूरी इंग्लिश के हाथ में, मतलब ब्रिटिशों के हाथ में वो चली गई। इसके बाद है ड्यूअल एडमिनिस्ट्रेशन। रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस्ड द सिस्टम ऑफ ड्यूअल गवर्नमेंट और डायरेक्टरी इन बंगाल। जो एक रॉबर्ट क्लाइव जो थे उन्होंने उनकी जो सिस्टम थी वो ड्यूअल गवर्नमेंट की बना दी थी बंगाल में। Under this system, the Nawab had powers of military and criminal jurisdiction, while the company exercised control over revenue। और इसमें इस सिस्टम के अंडर में नवाब जो थे वो अपने जो मिलिट्री का जो पावर था उसको उसके थ्रू वो क्रिमिनल के, मतलब जो भी क्रिमिनल या कोई भी क्राइम होता था जैसे कोई ओवर रेवेन्यू पर वो कंट्रोल करना उन्होंने इस उनके लॉ के अंडर में उन्होंने ये रख दिया था। Thus the company had all power but no responsibility, while the Nawab had all responsibilities but no powers or resources to run the administration। ये जो कंपनी जो थी वो इनके कंपनी की जो पावर थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो पावर थी उसके अंदर, मतलब उसके ही अंडर में रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी थी। लेकिन जो नवाब था वो इसमें कोई कुछ भी मतलब कर नहीं सकता था, क्योंकि जो पूरी प्रशासन है वो ही सब कुछ जो निर्णय है वो लेती थी। अंडर दिस सिस्टम बंगाल सफर्ड ट्रेमेंडसली। इस सिस्टम के अंडर में बंगाल जो था वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा था।
Finally, Warren Hastings ended the dual government in 1772 and brought Bengal under the direct control of the company's administration. और फिर जो वॉरेन हेस्टिंग जो था उन्होंने फाइनली इस ड्यूअल गवर्नमेंट को 1772 में इसको ख़त्म कर दिया, इसका एंड कर दिया और पूरी जो बंगाल की जो भी जितना जो भी डायरेक्ट कंट्रोल था वो किसके हाथ में गया, कंपनी के हाथ में चला गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ब्रिटिश एम्पायर का उदय कैसे हुआ, उनका विस्तार कैसे हुआ। Having achieved full control over the rich province of Bengal, the East India Company embarked upon a policy of expansion of its territorial possessions in India through wars and alliance. जब पूरा जो ब्रिटिशों के हाथ में, जब बंगाल का पूरा जो कंट्रोल उनके हाथ में आया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने कुछ ऐसे नए नए पॉलिसीज के उन्होंने विस्तार किया, नए नए ट्रेड्स उन्होंने विस्तार किए और इंडिया में बहुत ज़्यादा मतलब युद्धों के थ्रू उन्होंने अपना साम्राज्य फैलाना स्टार्ट कर दिया। एंड एनेक्सेशन थ्रू सब्सिडरी अलायंस। The doctrine of subsidiary alliance was introduced by Marcus Wellesley, Governor General of India from 1798 to 1805। जो इसके बाद जो डॉक्टराइन जो थे सब्सिडेंडरी अलायंस के जिनका नाम था मतलब जो गवर्नर जनरल थे इंडिया के, जिनका नाम था मार्क्यूस वेल्सली, उनका जो काल था वो 1798 से 1805 तक था। The purpose was to gain control over large tracts of India without carrying out direct wars or spending any money on maintaining troops। उनका जो मेन जो उद्देश्य था, मेन जो पर्पस था वो क्या था, पूरे इंडिया में अपना कंट्रोल गेन करना और बिना किसी युद्ध के, बिना किसी वॉर के पूरी मनी जो है इंडिया की वो पूरी अपने कंट्रोल में लेना और अपने ट्रूप्स को मेंटेन करना, ये उनका मेन उद्देश्य था। तो इसके लिए उन्होंने कुछ ऐसे नियम बनाए थे। वो नियम थे, फर्स्ट जो रूल था, प्रिंसिपल था, वो था द इंडियन रूलर एक्सेप्टिंग सब्सिडरी अलायंस विद द ब्रिटिश हैड टू डिस्बैंड हिज आर्मी एंड keep British forces within his territory and pay for their maintenance। इंडियन जो रूलर थे, इंडियन के जो किंग्स थे या राजा जो थे, वो ब्रिटिशों के साथ कुछ ऐसे सब्सिडरी अलायंस करे और जिसका उनके आर्मी के साथ और ब्रिटिशों के साथ मतलब वो बिना किसी फोर्सेस के, बिना किसी व्यापारों के, टेरिटरी के, वो अपने जो मेंटेनेंस था, उनका जो इनकम था वो पे करे। दिस फोर्सेस वेयर सपोज टू प्रोटेक्ट द लोकल रूलर्स फ्रॉम अटैक्स। और जो उनकी जो लोकल जो राजा थे या जो रूलर्स थे, उनको उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ ऐसे फोर्स को मतलब उनके अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसे फोर्सेस बनाए थे। In case of failure on the part of Indian rulers to make payments, either the whole or a part of their territory was accessed to the British as a penalty। और इसमें उन्होंने अगर इन सब चीज़ों में इन केस अगर कोई फेलियर हुआ, मतलब अगर इन सब कामों में अगर कोई फेल हो गया, तो इंडियन रूलर्स के जो भी जितना भी जो पेमेंट्स है, पेमेंट जो आता है व्यापारों का, वो सब जो पेमेंट है वो ब्रिटिशों को एक पेनल्टी के थ्रू, मतलब एक उनके मतलब एक दंड दिए जैसा वो पूरा जो इनकम था वो ब्रिटिशों को देना ऐसा एक रूल उन्होंने बनाया था। द रूलर्स एक्सेप्टिंग इट वेयर ऑल्सो फोर्स टू कीप अ ब्रिटिश ऑफिशियल कॉल्ड अ रेसिडेंट एट हिज कोर्ट। और ये जो रूलर्स थे इंडिया के, उनको ब्रिटिशों का ये जो पर्पस था वो उनको एक्सेप्ट करना पड़ा। द रूलर्स हैड टू एक्सपेल ऑल नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स फ्रॉम हिज स्टेट। उनके राज्यों के जितने भी जो नॉन इंग्लिश फॉरेनर्स थे, वो जो रूलर्स के थ्रू वो क्या हो गए, एक्सपेल हो गए थे। Besides, the ruler had to surrender control of all foreign affairs to the British and agree to abide by the decisions of the East India Company।
और इसकी डिसाइड में जो रूलर्स थे, जो उन्होंने मतलब जो ऑल फॉरेनर्स फॉरेन अफेयर्स जो थे उनके कंट्रोल में उन्होंने ब्रिटिशों को अपना अपना क्या कर दिया था, सरेंडर कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर में। इन रिटर्न द कंपनी प्रॉमिस टू प्रोटेक्ट सच रूलर्स फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल डेंजरस। और इसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनको प्रॉमिस किया था कि हम आपको जो अंदर के और बाहर के जो भी रूलर्स हैं उनसे हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। द एडवांटेज ऑफ सब्सिडरी अलायंस टू द ब्रिटिश वेयर, ब्रिटिशों के थ्रू जो सब्सिडरी अलायंस हुआ था उसके क्या एडवांटेजेस थे। फर्स्ट इज द सिस्टम प्रूव टू बी वेरी बेनिफिशियल फॉर द ब्रिटिश। ये जो सिस्टम था वो ब्रिटिशों के थ्रू बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता था इससे। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग अ स्टेट, द कंपनी कुड नाउ मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट द एक्सपेंस ऑफ द इंडियन प्रिंसेस। और दूसरा जो बेनिफिट था वो था कि उनको जो बाहरी जो स्टेट थे, बाहरी जो राज्य थे, उनसे वो उनको प्रोटेक्शन मिलता था। और जो कंपनी थी वो उनको बहुत ज़्यादा आर्मी उनको मेंटेन करके देती थी किसी भी बैटल के लिए, युद्ध के लिए। इस तरह से उनको कुछ ऐसे बेनिफिट्स मिलते थे। और थर्ड जो एडवांटेज था वो था, इट गेव द कंपनी अ चांस टू एक्सपेंड इट्स टेरिटरीज फर्दर इन इंडिया। The British had gathered for themselves influence and power। तो तीसरा जो फायदा था वो क्या था, मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो अपने इंडियन को कुछ ऐसे चांसेस देती थी अपने व्यापार को करने के लिए भारत में। और ब्रिटिश जो थे इसमें कुछ उनकी जो पावर थी वो खुद के थ्रू उनको सपोर्ट करते थे। और इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी थे, कुछ नुकसान भी थे। वो क्या थे हम देखेंगे। फर्स्ट जो था, द इंडियन रूलर्स वेयर नाउ डिप्राइव्ड ऑफ एनी अपॉर्चुनिटीज टू जॉइन हैंड्स अगेंस्ट द कंपनी। इसका जो डिसएडवांटेज था वो ये था कि इंडियन रूलर को अगर कोई भी काम करना हो या कोई भी उनको अपॉर्चुनिटी लेनी हो तो उनको कंपनी के सामने अपने हाथ जोड़ने पड़ते थे। और सेकंड जो था, इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर राइट ऑफ डिसीजन मेकिंग एज दे हैड टू फेस द इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश रेसिडेंट्स इन देयर एवरीडे अफेयर्स। और दूसरा जो डिसएडवांटेज था वो था कि इंडियन रूलर्स ने अपने पूरे जो हक खो चुके थे कोई भी डिसीजन लेने के, क्योंकि जो सारा जो डिसीजन होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी ही लेती थी और इंडियन रूलर्स को सिर्फ क्या करती थी, ऑर्डर फेंकती थी। तो ये भी इंडियन रूलर्स ने का एक डिसएडवांटेज था। इन तीसरा जो डिसएडवांटेज था वो था, इंडियन रूलर्स लॉस्ट देयर एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। और इंडियन रूलर्स ने अपना प्रशासन भी खो दिया था और साथ ही साथ उनका फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी खो गया था, मतलब उनका खुद का कोई फाइनेंस नहीं था। The Nizam of Hyderabad was the first to accept the terms of the subsidiary alliance in 1798 and had to give the British the territories of Bellary and Kudaf। मतलब जो हैदराबाद का जो निज़ाम था उन्होंने कुछ मतलब जो 1798 में ब्रिटिश का जो सब्सिडरी अलायंस था वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था। और उन्होंने ब्रिटिशों को अपने बेल्लारी और सुडफ नाम का जो स्टेट था वो उनको दे दिया था। उनको जो पूरा प्रदेश था वो ब्रिटिशों को सौंप दिया था। द नवाब ऑफ अवध एक्सेप्टेड इट इन 1801 and ceded to the British about half of his territories comprising Rohilkhand, Gorakhpur and territories between Ganga and Yamuna। और जो अवध के जो नवाब थे उन्होंने ब्रिटिशों का जो ये सब्सिडरी अलायंस है वो 1801 में एक्सेप्ट किया था। और उन्होंने ब्रिटिशों को अपना जो प्रदेश था रोहिलखंड, गोरखपुर और जो गंगा यमुना का जितना भी प्रदेश था वो सब ब्रिटिशों को देने का उन्होंने वादा कर लिया था या उनको सौंप दिया था। Peshwa Bajirao too accepted the subsidiary alliance as one of the terms of Treaty of Basen in 1802 and agreed to pay in return a sum of 26 lakh a year।
जो पेशवा बाजीराव टू जो थे उन्होंने ये जो ब्रिटिशों का सब्सिडरी जो अलायंस है वो उन्होंने ट्रिटी मतलब बेसिन के इसमें एक व्यवसाय करने के टर्म्स पर शर्त पर उन्होंने 1802 में उनका जो प्रस्ताव था वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और उनको उसके बदले में 26 लाख एक साल में 26 लाख रुपीस उनको देने का उन्होंने वादा किया था। तो स्टूडेंट्स आज इस पार्ट 2 में बस इतने ही टॉपिक आज हम इसमें मतलब इसमें जानकारी हमने ली है। अगले जो बाकी जो टॉपिक्स है वो हम इसी लेसन के पार्ट 3 में देखेंगे। तो इस टॉपिक से आज की इस वीडियो के जितने भी टॉपिक्स हमने देखे उनमें से अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई टॉपिक नहीं समझा हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। थैंक यू।